हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे हम, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। इस लेसन के पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, आनुवांशिक लक्षण, इसके अलावा मेंडल का जीवन वृत्त, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, और इसके अलावा मेंडल ने किन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव अपने संकरण प्रयोगों के लिए किया था, इसके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। आनुवांशिकी जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा में जो महत्वपूर्ण शब्द काम में आते हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या है, उन शब्दों का मतलब क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन जानेंगे जीन के बारे में। जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकता है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो जीन ही होता है। अब बात करते हैं जीन क्या होता है। तो हमने बताया था कि आनुवांशिकी में जिसका अध्ययन किया जाता है, या हमारे शरीर में सजीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो जो ये लक्षण होते हैं सजीवों के अंदर, आनुवांशिक लक्षण, इनको जो नियंत्रित करता है, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले या सजीवों के अंदर जो ये लक्षण होते हैं, किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है, वह कारक ही क्या कहलाता है भाई? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। जीन का मतलब क्या है? हमने बताया था जीन का मतलब होता है, दोबारा देख लो एक बार, सजीवों के जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को एक कारक नियंत्रित करता है। प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो कारक ही क्या कहलाता है भाई? जीन कहलाता है। तो अपन कह देंगे जीन क्या होता है? सजीवों में प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक, नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है भाई? जीन कहलाता है। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने तो जो ये जीन था इसे कारक कहा था। मेंडल ने तो भाई इसे क्या कहा था? नियंत्रित करने वाले जो ये है इसे क्या कहा था? कारक। परंतु एक वैज्ञानिक हुए थे भाई जॉनसन, इन्होंने इस कारक के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। यदि पूछ लिया जाए सजीवों में जो प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक है, उसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किया था भाई किस वैज्ञानिक ने? जॉनसन ने। और मेंडल ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने इस शब्द के लिए कारक का ही उपयोग किया था। दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें इसमें, तो दूसरा जो शब्द यहां अपन देखेंगे वो है भाई युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी क्या होता है भाई? यहां अपन ने बताया था कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक तो क्या कहलाता है? जीन। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या कहलाता है भाई? जीन कहलाता है। अब जो ये एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक होता है, इसके 2 विपर्यासी समूह होते हैं या 2 विकल्पी समूह होते हैं, जिन्हें ही क्या कहा जाता है भाई? युग्म विकल्पी। उदाहरण से समझते हैं भाई। कल अपन ने मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के लिए जो धान मटर पादप था उसके 7 जोड़ी विपर्यासी समूह को काम में लिया था।
जिसमें से अपन ने जो पहला लक्षण लिया था वो, या पहला जो लिया था वो लिया था अपन ने पादप की ऊंचाई। अब ये मटर के पादप का एक लक्षण हुआ भाई, पादप की ऊंचाई एक लक्षण है, और इसे एक कारक, इसका नियंत्रण कौन करेगा? एक कारक मतलब जीन, मतलब इसके लिए कोई एक जीन निर्धारित है इसको नियंत्रित करने के लिए। वहीं अपन ने बताया था कि जो ये पादप की ऊंचाई है इसके एक जोड़ा मतलब दो विपर्यासी समूह होते हैं, जिसमें एक था लंबा और एक था बौना। लंबे को अपन ने दर्शाया था कैपिटल टी से और बौने को स्मॉल टी से। तो यदि पादप की ऊंचाई लक्षण की बात करें तो इसको जो जीन नियंत्रित करता है उस जीन के यहाँ दो विपर्यासी समूह होते हैं। तो इन दोनों विपर्यासी समूह को क्या कहा जाता है भाई? युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? युग्म विकल्पी कहा जाता है। कहने का मतलब है युग्म विकल्पी क्या होता है? तो हमने बताया था एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक क्या होता है भाई? जीन। जैसे यहां अपन ने एक लक्षण ले लिया पादप की ऊंचाई, इसे कोई एक जीन नियंत्रित करता है, और उस जीन के कितने विपर्यासी स्वरूप होते हैं भाई? दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। जैसे यहाँ पादप की ऊंचाई जो लक्षण है इसके दो विपर्यासी समूह कौन से हैं? लंबा और बौना। तो जो ये एक जीन के दो विपर्यासी समूह होते हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है भाई? युग्म विकल्पी कहा जाता है। एलिलोमॉर्फ बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। तीसरा है सम युग्मजी, होमोजाइगस बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। सम युग्मजी यदि शब्द का अर्थ अपन देखें तो सम युग्मजी शब्द का अर्थ क्या होता है वो देखो भाई। यहां अपन ने युग्म विकल्पी बताया कि एक लक्षण के एक जीन के दो विपर्यासी समूह होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे यहाँ पादप की ऊंचाई ले ली अपन ने, लंबा और बौना दो विपर्यासी समूह। यदि और समयुग्मजी क्या होता है? जैसे इसमें नाम में ही आ रहा है समान है युग्म विकल्पी जिसके, मतलब यदि एक युग्म विकल्पी के दोनों विपर्यासी जो समूह होते हैं वो समान होते हैं। जैसे यहाँ पादप की ऊंचाई अपन ने एक लक्षण लिया, इसके नियंत्रित करने वाला जो जीन है उसके दोनों विपर्यासी समूह यदि ये हैं, या दोनों विपर्यासी समूह यदि ये हैं, या तो पादप शुद्ध लंबा है या पादप शुद्ध बौना है, तो यहां अपन देख रहे हैं कि जो ये दोनों विपर्यासी स्वरूप हैं इनमें वो कैसे हैं? समान है। तो इसे ही क्या कहा जाता है भाई? समयुग्मजी। ये एक युग्म विकल्पी है जिसके दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हैं? समान। या फिर ये भी एक युग्म विकल्पी है जिसके दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हैं? समान। तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाएगा भाई? यहाँ इस स्थिति को ही होमोजाइगस या समयुग्मजी कहा जाता है। कहने का मतलब है यदि एक युग्म विकल्पी के दोनों विपर्यासी स्वरूप समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है यहां विषम युग्मजी। हेट्रोजाइगस बोलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में। अब ये हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी क्या होता है? उदाहरण लेते हैं, मान लो ये एक युग्म विकल्पी है जिसका एक विपर्यासी स्वरूप कैपिटल टी है और दूसरा विपर्यासी स्वरूप क्या है? स्मॉल टी। मतलब एक विपर्यासी स्वरूप लंबेपन को दर्शाता है और दूसरा विपर्यासी स्वरूप बौनेपन को दर्शाता है। तो यहाँ एक युग्म विकल्पी के दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हैं? अलग अलग। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? विषम युग्मजी। कहने का मतलब है यदि एक ही युग्म विकल्पी के दोनों विपर्यासी स्वरूप कैसे हो? अलग अलग हो। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहा जाता है। पांचवा जो शब्द है आनुवांशिक से संबंधित वो है इसमें भाई लक्षण प्रारूप। अंग्रेजी में स्टूडेंट इसे बोलते हैं फिनोटाइप।
ये लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होता है, तो इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ पौधों को दर्शा रहा हूं खड़ी लाइनों से। A, B, C, D, ये 4 पौधे अंकित किए भाई मैंने तुम्हारे सामने। यदि मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स बताओ इसमें कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बौने हैं, देखकर बताओ। तो आप बताओगे कि इसमें लंबे पौधे कितने हैं, 2। कौन कौन से, A और B। और बौने पौधे भी कितने, 2। कौन कौन से, C व D। लेकिन यहां यदि अपन इन लंबे पौधों की बात करें दोनों की, तो यहां देखिए इन दोनों लंबे पौधों में भी फर्क है भाई। यहां जो ये A है इसे अपन शुद्ध लंबा कह सकते हैं, परंतु जो ये B है ये कैसा है भाई, संकर लंबा। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं इन चारों पौधों के बारे में आपसे केवल इनकी बाह्य प्रतीति के आधार पर पूछूं, तो आप क्या कहोगे कि इसमें 2 पौधे लंबे हैं और 2 पौधे कैसे हैं, बौने। यहां अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे कि इन लंबे पौधों में भी एक पौधा शुद्ध लंबा है और एक पौधा संकर लंबा है। तो इस स्थिति को, पहले वाली स्थिति में जिसमें तुमने केवल पौधों के बारे में या लक्षणों के बारे में किसके आधार पर बताया है, बाह्य प्रतीति के आधार पर बताया है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है भाई, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहा जाता है। मतलब किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को, यहां अपन पौधों का उदाहरण ले रहे हैं, ये सभी सजीवों पर लागू होती है। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहा जाता है भाई, उसका लक्षण प्रारूप कहा जाता है। जैसे यहां 2 पौधे बाह्य प्रतीति के आधार पर 2 पौधे लंबे हैं और 2 पौधे बौने हैं। क्या हो जाएगी लक्षण प्रारूप की परिभाषा, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहा जाता है, लक्षण प्रारूप कहा जाता है। परंतु एक और शब्द है भाई इसमें, जीन प्रारूप, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं जीनोटाइप। यदि अपन इसकी बात करें कि ये जीनोटाइप क्या होता है, तो किसी सजीव की, जीन का मतलब क्या है, जीन का मतलब आनुवांशिकी से संबंधित, आनुवांशिकता से संबंधित है। तो किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना, किसी सजीव की कौन सी रचना को भाई, आनुवांशिकीय रचना। जैसे मैंने यहां चर्चा करके आपको बताया था कि यहां जो ये 2 लंबे पौधे हैं उनमें जो ये A है ये तो कैसा है, शुद्ध लंबा, परंतु जो ये B है ये कैसा है भाई, यहां संकर लंबा। तो अपन ने लंबे पौधों को भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, किसके आधार पर, उनकी आनुवांशिकीय रचना के आधार पर। तो किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को ही क्या कहा जाता है भाई, उसका जीन प्रारूप कहा जाता है। मतलब यदि किसी सजीव के बारे में या उसके लक्षणों के बारे में अपन केवल बाहर से देखकर बता रहे हैं तो अपन उसका लक्षण प्रारूप बता रहे हैं, परंतु यदि उसकी आनुवांशिकीय रचना को देखकर बता रहे हैं तो अपन किसके बारे में बता रहे हैं भाई, उसके जीन प्रारूप के बारे में। तो दोबारा देखो स्टूडेंट्स, लक्षण प्रारूप बाह्य प्रतीति को दर्शाता है और जीन प्रारूप आनुवांशिकीय रचना को। परिभाषा हो जाएगी लक्षण प्रारूप का अर्थ क्या है, तो किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को क्या कहा जाता है भाई, उसका लक्षण प्रारूप, और किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को क्या कहा जाता है भाई, जीन प्रारूप कहा जाता है। अगला जो परिभाषा या शब्द पढ़ेंगे इसमें अपन, वो है प्रभावी लक्षण। डोमिनेट कैरेक्टर बोलते हैं भाई इस अंग्रेजी में, प्रभावी लक्षण। ये क्या होता है देखो, मटर के पादप के जिन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में प्रयोग किया था उसके बारे में चर्चा की थी कल अपन ने। उन 7 जोड़ी लक्षणों में जो अपन ने 7 लक्षण लिए थे उनको प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में बांटा था। तो हमने बताया था उस समय कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के आधार पर ही जो ये 7 जोड़ी लक्षण है इनको प्रभावी और अप्रभावी में बांटा है। तो कैसे पता लगा, प्रयोगों से पता लगा उनको, इनमें से प्रभावी कौन से थे, ये प्रभावी लक्षण कौन से थे, या प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, मेंडल ने क्या बताया था।
तो मेंडल ने बताया था कि वे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी भी कहते हैं, तो वे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर पाते हैं या अभिव्यक्त कर पाते हैं। कहने का मतलब है दो पौधों के बीच संकरण करा रहे हैं अपन, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए अपन ने, दोनों के मध्य क्या करा दिया, संकरण। तो संकरण कराने पर हमें संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो उस F1 पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों में से जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा या प्रकट कर पाएगा वो कौन सा लक्षण कहलाता है भाई, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स, फिर उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी में डोमिनेट कैरेक्टर बोलते हैं और जो ये अप्रभावी लक्षण है इसे रेसेसिव कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो वे लक्षण परिभाषा हो जाएगी जो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रकट या अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण या रेसेसिव कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात हुई अपनी प्रभावी लक्षणों की और अप्रभावी लक्षणों की। सीधी सी बात है, प्रभावी लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट कर पाता है वो प्रभावी है, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद अपन चर्चा करेंगे, इसमें जो शब्द है अगला अपना वो है एक संकर संकरण। अंग्रेजी में से बोलते हैं भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यही वो संकरण है, आनुवांशिकता के नियमों को देने के लिए मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे वो ही है भाई ये। अब एक संकर संकरण प्रयोग किने कहा था उन्होंने, एक संकर संकरण का मतलब तो क्या है बता दिया था अपन ने, तो संकरण प्रयोग है हाइब्रिड। एक संकर का मतलब क्या है, यहाँ एक संकर का मतलब है यहाँ एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। कहने का मतलब है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, कौन सा संकरण, ऐसा संकरण जिसमें कितने जोड़ी, नाम में ही आ रहा है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों का संकरण कराया जाता है। या कह सकते हैं स्टूडेंट अपन एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। आराम से याद हो जाएगी परिभाषा। ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। अगला इसमें आता है भाई द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से ही याद हो जाएगा, वह संकरण जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। 11वीं जो परिभाषा या शब्द पढ़ेंगे इसमें अपन वो है भाई त्रिसंकर संकरण, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से याद हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है इसमें। ऐसा संकरण जिसमें 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और एक परिभाषा हो जाएगी इसमें भाई बहुसंकर संकरण। तो स्टूडेंट्स वैसा संकरण जिसमें
कई जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के बीच संकरण कराया जाता है या कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ये मेंडल द्वारा किए जाने वाले कौन से प्रयोग थे भाई? संकरण प्रयोग। उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए एक संकर संकरण किया था, एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए द्विसंकर संकरण किया था, एक साथ तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए त्रिसंकर संकरण प्रयोग किया था, और एक साथ कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए भाई कौन सा संकरण किया था? उन्होंने बहुसंकर संकरण। स्टूडेंट, जो अगला शब्द जिसकी अपन चर्चा करेंगे यहां अब वो है नंबर 13, संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है भाई बैक क्रॉस। अब देखिए, संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या होता है? संकर पूर्वज का मतलब क्या है? देखो भाई, एक बार संकरण कराया, उससे अपन ने प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली, फिर उस F1 पीढ़ी का अपने पूर्वज मतलब जो उसके जनक थे, चाहे वो प्रभावी है और चाहे अप्रभावी, उसमें से यदि किसी के भी साथ संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाता है। आगे अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे पाठ में, यहां थोड़ा सा वैसे ही समझ लेते हैं। ये अपन ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने जनक पौधों के बीच संकरण कराया, ये इसका युग्मक तैयार हुआ और ये इसका, दोनों को अपन ने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ अपन को, कैपिटल T और स्मॉल t, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई भाई। ये जनक पौधे हैं जिसमें ये प्रभावी है और ये कैसा है? अप्रभावी। तो संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं भाई? जब F1 पीढ़ी में जो ये पौधे प्राप्त हुए हैं इनका किसी भी जनक पादप मतलब प्रभावी या अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाता है। सुनो भाई परिभाषा, संकर पूर्वज या पश्च संकरण किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बैक क्रॉस कहते हैं भाई इसे। सीधी सी परिभाषा है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे का प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाता है। अब अगला जो अपन परिभाषा या शब्द पढ़ेंगे वो इसी से निकला हुआ है भाई। ये संकर पूर्वज संकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इसमें बाह्य संकरण और एक होता है इसमें परीक्षण संकरण। यहां अपन ने जब ये पश्च संकरण या संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा बताई थी उसमें क्या बताया था? F1 पीढ़ी का किसी भी जनक के साथ। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं। देखिए, एक बार अपन इसे प्रभावी के साथ कराते हैं और दूसरी बार अप्रभावी के साथ। तो जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाए, जैसे यहां दर्शा रखा है अपन ने, तो इसे कहा जाता है भाई कौन सा संकरण? बाह्य संकरण। और जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण किसके साथ कराया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ, तो इसे कौन सा संकरण कहा जाता है भाई? परीक्षण संकरण कहा जाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं एक साथ रिलेटेड हो गई। संकर पूर्वज में F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी मतलब प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ कराया जाता है। यदि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे बाह्य संकरण या आउट क्रॉस कहा जाता है, और यदि F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है भाई। अगली जो अपनी परिभाषा है इसमें या शब्द है वो है भाई व्युत्क्रम संकरण। नाम से ही पता लग रहा है भाई संकरण उल्टा कर देना है। अब देखिए, संकरण उल्टा करने का मतलब क्या है? इसके लिए अपन दो जनक पादप लेते हैं ए और बी। यहां ए पादप
शुद्ध लंबा है और बी संकर लंबा। जो ये ए पादप है उसे यहां पर नर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इस प्रयोग के लिए, और बी को किसके लिए कर रहे हैं, मादा के लिए। इनके मध्य अपन ने क्या करा दिया भाई, क्रॉस करा दिया, हो गया एक बार संकरण। अब इसी संकरण को अपन दोबारा कर रहे हैं। दोबारा करते समय अब क्या करते हैं, जो ये पादप बी था पहले, इसे इस प्रयोग में अपन नर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और जो ये पादप ए था इसे मादा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के संकरण को ही क्या कहा जाता है भाई, व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। कहने का मतलब है वह संकरण जिसमें ए और बी नर और मादा पादपों के बीच एक बार संकरण कराया जाता है। फिर अगले संकरण में जो नर वाला पादप था उसे मादा के स्थान पर, और मादा वाला जो पादप था उसे नर के स्थान पर काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार के संकरण को व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन बात करेंगे कुछ और शब्द, जिसमें अपन बात करेंगे इसमें जनक पीढ़ी। पेरेंटल जेनरेशन। अब ये जनक पीढ़ी क्या होती है भाई, संतति प्राप्त करने के लिए, जैसे यहां अपन ने ये चार्ट दर्शा रखे हैं, ये संतति, ये संतति। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। जनक पीढ़ी क्या हो गई भाई, जिनके बीच क्या कराया जाएगा, संकरण। क्या प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। अगला परिभाषा पढ़ेंगे भाई, इसमें अपन F1 पीढ़ी क्या होता है, फिलियल जेनरेशन। देखिए F1 पीढ़ी क्या है, यहां मैंने लिखा हुआ है ये F1 पीढ़ी है। क्या मतलब है F1 पीढ़ी का, जब जनक पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जनक पौधों के बीच संकरण कराने पर प्राप्त पौधों को या प्राप्त जो संतति है उसे F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। किसके बीच संकरण कराया है भाई, पहले जनक पीढ़ी के मध्य। जनक पीढ़ी के मध्य संकरण कराने पर क्या प्राप्त हुई, संतति पीढ़ी। तो जनक पौधों के बीच संकरण कराने पर जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उस संतति पीढ़ी को ही F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। उसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी क्या होती है भाई, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी जनक पीढ़ी के या जनक पौधों के बीच संकरण कराने से। अब F2 पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनके बीच संकरण कराने से। जैसे स्टूडेंट देखिए ये F1 पीढ़ी का पौधा है, इसका अपन ने इस प्रभावी जनक के साथ क्या कराया था, संकरण कराया था। तो इसके संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे ही क्या कहा जाएगा भाई, ये F2 पीढ़ी है तो उसे ही क्या कहा जाएगा, F2 पीढ़ी। कहने का मतलब है जब F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें अपन पढ़ेंगे एक संकर अनुपात, मोनो हाइब्रिड रेशियो, अंग्रेजी में बोलते हैं मोनो हाइब्रिड रेशियो। एक संकर संकरण पढ़ा था अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन एक संकर अनुपात। तो सीधी सी बात है, एक संकर अनुपात जो निकलेगा वो कौन से प्रयोग का निकलेगा, एक संकर संकरण प्रयोग का। तो एक संकर संकरण
प्रयोग से प्राप्त अनुपात को ही क्या कहा जाता है भाई? एक संकर अनुपात कहा जाता है। जब अपन एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण जो प्रयोग है उनको डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां ये अनुपात निकल के आएंगे, पौधों के अनुपात। तो जो अनुपात पौधों का एक संकर संकरण प्रयोग में प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। और स्टूडेंट ऐसे ही इसमें अपन पढ़ेंगे एक द्विसंकर अनुपात। तो द्विसंकर संकरण जो प्रयोग होता है तो द्विसंकर संकरण प्रयोग से प्राप्त पौधों का जो अनुपात है उसे द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। जनक पीढ़ी संतति पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच संकरण कराया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी जनक पीढ़ी के पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त संतति पीढ़ी को F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराने पर प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। एक संकर अनुपात एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो कहा जाता है। द्विसंकर अनुपात द्विसंकर संकरण प्रयोग से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। ये परिभाषाएं हो गई, एक बार नोट देख लो भाई। संकर पूर्वज महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये, संकर पूर्वज संकरण, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। संकर पूर्वज या पश्चंकरण क्या है दिमाग में रखना है भाई। इसके लिए अपन ने क्या किया, प्रभावी और अप्रभावी जनक पौधों के बीच क्या कराया, संकरण। संकरण कराने पर क्या प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी का पुनः संकरण कराना है या तो प्रभावी और या अप्रभावी जनक के साथ। कहने का मतलब है जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का किसी भी जनक पीढ़ी से या किसी भी जनक पादप से प्रभावी या अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहा जाता है। संकर पूर्वज या पश्च संकरण दो प्रकार का होता है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी, यही है भाई, जब F1 पीढ़ी के पौधों का प्रभावी जनक किसके साथ, यदि F1 पीढ़ी के पौधों का प्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहा जाता है। और यदि F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और एक इसमें है भाई व्युत्क्रम संकरण, कि एक बार संकरण करने के लिए जो अपन ने नर और मादा पौधों के रूप में जिन्हें लिया था, यदि उन्हीं पौधों के बीच दोबारा संकरण कराएं और नर को मादा के स्थान पर काम में ले और मादा को नर के स्थान पर काम में ले तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ अपन ने दो पादप लिए A और B, A शुद्ध लंबा है यहाँ और B शुद्ध बोना। यहाँ जो A पादप है वो अपन ने नर के रूप में लिया और B पादप को मादा के रूप में लिया, दोनों के बीच क्या करा के, क्रॉस करा के F1 पीढ़ी प्राप्त की। अब इसी संकरण को अपन दोबारा कर रहे हैं, परंतु अब जो ये पादप B है इसे नर के रूप में ले रहे हैं और पादप A को मादा के रूप में ले रहे हैं, तो इस प्रकार के संकरण को व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हुई आज अपनी आनुवांशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। जो ये शब्द अपने इस पाठ में प्रयोगों और नियमों में काम में आएंगे तो हमें पता चलेगा इन शब्दों का अर्थ या मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के बारे में, कि जो मेंडल ने ये संकरण प्रयोग किए थे उन संकरण प्रयोगों के जो परिणाम निकाले थे उन परिणामों से जो उन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए थे वो नियम कितने थे, कौन कौन से थे और उन नियमों का मतलब क्या था। स्टूडेंट्स तब तक के लिए जय हिंद।